हाँ देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और चैप्टर 1 के मैं आप लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चले देखते हैं। सबसे पहला हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट द सेटिस्फाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए सबसे पहले आप इसको रीड करिए। इसमें बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फ्रिक्शन। इट्स ओनली द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मेक द बॉडी चार्ज, हैंस द नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल। ये प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन बोलता है कि जो भी अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो नंबर ऑफ मल्टीपल्स में आते हैं। ध्यान रखना, कभी फ्रैक्शन में चार्ज, हम फ्रैक्शन में किसी भी बॉडी पे चार्ज नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जैसे 1.1 1.2 इस तरीके से चार्ज कभी नहीं मिलता, ठीक है। तो उसके बिहार पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, देखेंगे अगर हम, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा सेटिस्फाई नहीं की जाती है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी है, ये प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन एक इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है। 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसमें पढ़ते भी हैं। 2 सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और 2 अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज से अगर हम देखें 2 अगर चार्ज रख दें और दोनों अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाएंगी। ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज की ओर आती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने ये सीखा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज पे जाके क्या हो जा रही हैं, बेसिकली टर्मिनेट हो जा रही हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रही है, ठीक है। ठीक, अगर क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेंगी तो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स भी नहीं होंगी। क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पर आकर के ये नेगेटिव चार्ज पे जाके फाइनली क्या हो रही है, टर्मिनेट हो जा रही हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज की नहीं है, वो है ऑप्शन डी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्लियर है, इसको हम इससे शो कर देते हैं, ये होगा ऑप्शन डी। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज़ पॉसिबल। तो मैंने आपको बताया था चार्ज वही पॉसिबल होगा जो इंटीग्रल मल्टीपल में हो। जैसे आपने बताया है क्यू बराबर होता है n × e। क्लियर। अब इनमें जो वैल्यू दे रखी हैं ये एक चार्ज की वैल्यू दे रखी हैं। आपको n जो होता है ये बस शो करता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि मल्टीपल में होनी चाहिए। किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आनी चाहिए, किसी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो ये प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन बोलता है कि इलेक्ट्रॉन 1 आ सकता है, 10 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, मल्टीपल में आ सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मल्टीपल में आएंगे। क्लियर। तो आप इनमें फॉर्मूले में, इनमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं आपको, इन्हीं का 1 बाय 1 यूज़ करिए। जैसे पहले वाला अगर मैं ऑप्शन यूज़ करूं, क्या वाकई में ये ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे क्यू बराबर एन ई, जहाँ चार्ज की वैल्यू ऑप्शन से उठाई, पहले वाले ऑप्शन से उठाई कि 5/8 × 10⁻⁸ चार्ज की वैल्यू दे रखी है। एन की वैल्यू पता नहीं है, ई की वैल्यू पता है, तो मैं 1.6 × 10⁻19 है। क्या मैं इसे सॉल्व करके आंसर मल्टीपल में ले आ सकता हूँ, क्या मिल जाएगा वो देखना है। देखो 5.8 × 10⁻18 है और डिनोमिनेटर में आएगा 10⁻19, ठीक है। यहाँ डेसिमल से डेसिमल कट जाएंगे, तो ये जो 58 है, 58 से अगर आप तुम डिवाइड करते हो, ठीक है, 16 का। क्लियर। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि प्रॉपर जो है यहाँ पर प्रॉपर मल्टीपल में नहीं कटेगा ये, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में कटेगा। कितना कटेगा भाई, ये लगभग कटेगा 3.625 इंटू ऊपर हो जाएगा 10, क्योंकि 10⁻18 है, प्लस 19 कितना हो जाएगा, 10⁻+1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो बच्चों, तो ये करीब करीब आंसर आएगा 36.25। और मैंने बताया था कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं आता, मल्टीपल में आ सकते हैं। तो पहला तो आंसर ही गलत हो गया बेटा, पहला तो आंसर ही गलत हो गया। दूसरा आंसर अगर हम लें, बी वाला लें, तो इससे एन की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी, क्यू बराबर एन ई, सही है। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है सर, 3.2 कितनी दे रखी है बच्चा, 3.2 × 10⁻⁻18 दे रखा है। क्लियर। एन की वैल्यू पूछा है यार, और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 × 10⁻19 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से एन की वैल्यू अगर हम निकालें तो बेसिकली आएगी 3.2 ×
10 की पावर माइनस की 18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, देखिए डेसिमल से तो डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा और 16 2 जो होते हैं 32, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 के माइनस 18 प्लस 19 कितना होगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुझे मिलेगी वो कितनी मिलेगी, यहाँ पे 20 मिलेगी और मल्टीपल में मिल रही है। तो इसका मतलब जो n है किसी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे वो मल्टीपल में हो रहे हैं, यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं किसी बॉडी पर, तो ये चलेगा। तो ये ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन सी और डी देख लेना, वो भी फ्रैक्शन में आएगा। तो ये फ्रैक्शन में आएगा तो ना तो ये ऑप्शन होगा ना यही ऑप्शन होगा। तो यार हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बेसिकली हमारा ऑप्शन होगा केवल और केवल बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये जो है बेसिकली इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है थर्ड पार्ट देखिए, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, दोनों ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और दोनों ही बढ़िया दे रखे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी। यहाँ पर देख रखा है कि चार्ज की जो वैल्यू है वो बेसिकली 1 नैनो कूलम है और पूछा है कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी बॉडी पर, तो मतलब n की वैल्यू पूछी है इसने। सही है, तो चलो आप फॉर्मूला लगा दो, चलो Q बराबर n इंटू ई होता है। Q की वैल्यू लगा दो, 1 नैनो कूलम का मतलब होता है 10 का 9। n की वैल्यू बेटा पता ही नहीं है कितनी है, e की वैल्यू पता है, चलो 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 होती है। सही है, तो बच्चों देखो यार 10 का माइनस 9 डिवाइडेड हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के बाद माइनस के 19। बेटा ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो -9 प्लस 19 कितना हो जाएगा सर, 10 का 10 हो जाएगा। क्लियर है, अपॉन 1.6 हो जाएगा। यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 लग जाएगा न्यूमरेटर में। और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में देख रहे हैं 10 है और डिनोमिनेटर में 16 है, तो यहाँ से एक जीरो उधार ले लीजिए, तो 100/16 इंटू 10 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये बेटा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इसे जब आप काटेंगे तो काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, ये 25 बार कट जाएगा, और इससे काट दीजिए 4 से काट दीजिए तो ये लगभग 6.25 बार कट जाएगा। तो 6.25 इंटू 10 का 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये कहेंगे सर अभी भी इसमें n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, ये भी नहीं होगा। बेटा इसके आगे मल्टीपल में देखो क्या है, मल्टीपल में 10 का 9। जब आप 10 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये जो वैल्यू है ये प्रॉपर इंटीजर्स में आएगी। ठीक है, मल्टीपल में आएगी, 6250000 ऐसे करके आएगी। तो n की वैल्यू बिल्कुल सही है और इसमें आंसर देख सकते हैं हम, आंसर इसमें है डी। कितना है, डी। क्लियर है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एग्जाम इसी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए 4 केस स्टडी बेस का। 4 भी बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है एक बॉडी में से बाहर निकल रहे हैं 10 का 9 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में। ठीक है, एक बॉडी से कोई एक बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान लो दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इससे कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या जा रही है, 10 का 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और उनको जाने में जो समय लग रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मान लो वो लग रहा है 1 सेकंड लग रहा है। कितना टाइम आवश्यक, कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी टू गेट ए चार्ज 1 कूलम फ्रॉम इट। ठीक है, 1 कूलम चार्ज को पाने के लिए। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो, पहले इस चार्ज में 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो हम निकाल लेते हैं 1 कूलम चार्ज में। तो फॉर्मूला लगाएंगे Q बराबर n। ठीक है बेटा, Q बराबर n लगाएंगे। Q की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 1 कूलम। n की वैल्यू निकाल लेंगे, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 के माइनस 19। जब बेटा आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आएगी। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने ऊपर किया था। तो n की वैल्यू आ जाएगी इतने, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1 कूलम चार्ज में बनेंगे। अब आपको पता है कि इतने इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी पे जाने में, ठीक है, एक इस बॉडी से इस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 का 18 इलेक्ट्रॉन पहुंचने में कितना समय लगाएंगे, वो समय निकालना है। वही पूछा है कितना समय लेंगे। अब आप मुझे बताओ कि 1 सेकंड में, या कह सकते हो 10 का 9 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कितना समय ले रहे हैं सर 1 सेकंड। तो बताओ इतना कितने इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 का 18 इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में कितना समय लगेगा सर, t सेकंड लगेगा। सही है, तो देखिए यार t की वैल्यू कितनी आएगी, t इंटू 10 का 9। हम क्या करते हैं जनरली बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे और इसका इससे। तो t इंटू 10 का 9 इक्वल टू हो जाएगा
25 इंटू 10⁻18। क्लियर है। समय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, समय की वैल्यू आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻9 आएगी। ये लेकिन आएगा समय सेकंड में, आपको करना किस में, ईयर में। तो देखो बेटा, समय को ईयर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, ये बताओ एक साल में कितने दिन होते हैं सर, 365 दिन होते हैं। तो डिवाइड मानना, 365 दिन होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर, 24 घंटे होते हैं। और हर घंटे में कितने सेकंड होती हैं सर, 365 सेकंड होती हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो इसका आंसर लगभग आएगा 198.19 ईयर। ठीक है, इतने ईयर लगेंगे। मतलब एक कूलाम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6.25 इंटू 10⁻18, इनको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पहुंचने में कितने साल लग जाएंगी, करीब करीब 198 ईयर लग जाएंगी। समझो, तो 198 ईयर अपने आप में बहुत है। करीब करीब तुम समझ रहे हो ना, 200 साल लग रही हैं एक जगह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंचने में। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है समय लग रहा है, क्योंकि एक कूलाम चार्ज अपने आप में बहुत बड़ा चार्ज है ना भाई। क्योंकि क्यों, उसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 6.25 इंटू 10⁻18 संख्या आ रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वो है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, इसी में एग्ज़ाम जो है, एक पॉलीथीन पीस को वूल से रब किया गया। एक पॉलीथीन है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक पॉलीथीन है और एक रबड़ है, मान लो वूल है, ये वूल है और ये पॉलीथीन है। पॉलीथीन है बेटा, पॉलीथीन को जब वूल से रब करते हैं ना तो पॉलीथीन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज इसलिए आया होगा क्योंकि यहाँ से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए वूल से, तो इस वूल पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और पॉलीथीन पे कैसा चार्ज आएगा सर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना बेटा। पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर वूल पे कौन सा चार्ज आएगा सर, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से इन्होंने बेसिकली कह रहा है कि चार्ज जो पहुँचता है पॉलीथीन में, जो नेगेटिव चार्ज है, उसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 3.2 इंटू 10⁻7 कूलाम चार्ज। पूछ रहा है इस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है पहुँचेंगे वूल से पॉलीथीन पे, जिससे ये बॉडी पे इतना नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो भैया देखो, फॉर्मूला ये यूज़ करना है, मैग्नीट्यूड वाइज क्यू बराबर होता है n इंटू ई। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज मतलब बॉडी पे वैसे जो चार्ज नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर आपको चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है ना। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो नेगेटिव नहीं होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। ई की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, n की वैल्यू आ जाएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो जब मैं इसे डिवाइड करने बैठूँगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, ये 2, तो 2 इंटू 10⁻, अगर हम 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाएगा 12। तो ये जो है n की वैल्यू हमें जो मिलेगी बेसिकली वो मिलेगी कितनी, 2 इंटू 10⁻12 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 2 इंटू 10⁻12 मिलेगी। क्लियर है ना, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक, चलिए केस सेकंड वाला केस देखते हैं। केस सेकंड बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं बेसिकली। अभी हमने जो सीखा केस फर्स्ट सीखा, अब देखते हैं केस सेकंड क्या कहता है। चलिए सेकंड केस देखते हैं। इसमें कह रहा है दो इक्वल चार्जेस हैं प्लस क्यू प्लेस्ड एट द 2 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ठीक है, चलिए स्क्वायर बना लेते हैं बेसिकली फर्स्टली। ठीक है, अब इन पे एक चार्ज दे रखा है क्यू भैया इधर, एक चार्ज दे रखा है क्यू भैया इधर। ठीक है, ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए एंड दिस पॉइंट इज सी। हर एक की वर्टिसेस दे रखी हैं, ये ए वर्टिसेस दे रखी हैं हमें गिवन है। क्लियर, कह रहा है फोर्स बताइए द फोर्स ऑन एट पॉइंट बी पर। ठीक है, ड्यू टू दिस चार्ज जो कि प्रेजेंट है एट डी पर, जो डी पर चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से फोर्स बताना है। ठीक है, ठीक, तो फोर्स कहाँ पर निकालना है, ऑन चार्ज एट बी पर, इस पर फोर्स निकालना है। और किसकी वजह से निकालना है, इसकी वजह से। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इसका डायगोनल कितना हुआ बताइए। ये डायगोनल कितना हुआ, ये सर 90 डिग्री है और ये एक ट्रायंगल बनना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये कितने आ जाएगा सर, √2a आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से इस पर चूँकि दोनों पे फोर्स, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है, पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, जब चार्ज सेम होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा भाई, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा ना, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। क्लियर है। तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन की वैल्यू कितनी होगी वो पूछी है। तो सर फोर्स ऑफ रिपल्शन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो वो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है, √2a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर आएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। जो हमारा पास ऑप्शन आना है वो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन होगा सी। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे चीज़ें क्लियर होती हैं, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप कहोगे सर इसमें है था ही क्या, बिल्कुल कुछ नहीं था। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन से हमारी अप्रोच धीरे धीरे बढ़ती भी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अपना कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिकली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की। ठीक है, तभी रिजल्ट निकल के आना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ पूछ रहा है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट ए पर। तो बच्चों देखो ये वाली जो फिगर है इसी को यार दोबारा से ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से दोबारा से ले लेते हैं इसी को, ये कॉपी ले कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं सर। ठीक है, ये चलिए इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से हल्का सा इस लाइन को। अब आप क्या पूछ रहा है ये कि सर बताइए कि इस पॉइंट ए पर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, ए पॉइंट पर पूछ रहा है बच्चा। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से बनेगा, प्लस क्यू से इस ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी सर बाहर की ओर होगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, वो उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, उसका उतना ही मैग्नीट्यूड होगा जितना इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से बनेगा इस पॉइंट पर, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है भाई और इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दोनों की सेम है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि बाहर की ओर होगा, क्योंकि सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा, बाहर की ओर होता है ना। क्लियर है। तो पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं आप इस तरीके से समझें आप कि इस पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनना है इधर, और भैया एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। कितना है सर, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ए, तो हम क्या कर देंगे ए स्क्वायर कर देंगे। यही तो होगा जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हों और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक 90 डिग्री पर हों, तो बच्चों इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है सर, इसके बाइसेक्शन पे, मतलब इनके जहाँ एंगल बाइसेक्टर होता है वहीं पर बनता है। और कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, अगर आप देखें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होगा E√2। कितना होगा E√2। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किस पर, एट ए पर वो कितना होने वाला है सर, E√2 होने वाला है। कितने होने वाला है, E√2 होने वाला है। अब बच्चा ई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, तो तुमने निकाली है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर निकाली थी, इंटू क्या कहोगे सर √2 इंटू √2। अब आप चेक कर लीजिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में के मान ली है, तो के ले सकते हो। ठीक है, √2 के क्यू क्या लिख सकते हो यहाँ पे, √2 के क्यू बाई ए स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन सी होने वाला है सही। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है ना बेटा वो बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है वो है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ उसमें समझने वाली है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट बनता है क्वेश्चन, टफ नहीं है लेकिन, ठीक है, लेकिन अच्छी अप्रोच देके जाता है ये। ठीक है, देखिए ध्यान से थर्ड देखिए। अगर थर्ड में देखा जाए तो पहले तो फिगर ही ले लेते हैं सामने, क्योंकि जब तक फिगर नहीं होगी सब सामने तब तक हमारा क्वेश्चन करना ही बेकार है। तो हर क्वेश्चंस की फिगर बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है। ठीक है, कॉपी और यहाँ कर लेते हैं इसको पेस्ट। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसमें जो चीज़ें हैं उसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, एक ये लाइन एक ये लाइन। ठीक है, एक ये एक हल्का सा एरो ये। ठीक है बेटा, चलो
ये पॉजिटिव चार्ज था क्यू। अब आप ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से ये भी हटा देते हैं ना, क्लियर है बेटा, ये भी हटा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें माइनस क्यू जो चार्ज है, ठीक है, नाउ प्लेस्ड एट ए पर रखा है, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए ऑन ए पर कितनी होगी। बेटा इस पर नेगेटिव चार्ज इन्होंने रख दिया, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया ए पर, तो फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है ए पर कितनी होगी। अब आप मुझे बताओ यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, सही है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से क्या होने वाला है सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, वो इधर लगेगा। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा, वो लगेगा बिल्कुल एफ लगेगा, क्लियर है, ठीक। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा बच्चों, इस पर जो नेट फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ सर, उसका मैग्नीट्यूड तो हुआ F√2। मैंने बताया भी था जब दो फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं तो उनमें नेट फोर्स कितना होता है, वो होता है F√2, और उसके वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है नेट फोर्स, ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक। तो आप मुझे बताओ ये जो नेट फोर्स है जो लगा है, ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी लिखूं तो क्या लिखूंगा सर, ये क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड होता है और कहीं ना कहीं इसकी डायरेक्शन होती है, यूनिट वेक्टर से शो करते हैं इसकी डायरेक्शन, बताइए यूनिट वेक्टर से शो करते हैं, नहीं करते हैं डायरेक्शन को बेटा, यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। वो यूनिट वेक्टर क्या हो सकता है सर, यूनिट वेक्टर कुछ इस तरीके से ले सकते हैं हम, आई एन कैप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही तो हम लिखते हैं बेसिकली, ठीक है। किस पर लिखना है भाई, जनरली हम क्या लिखते हैं, वेक्टर एफ इक्वल टू लिखते हैं एफ इंटू यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर एन कैप लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। ये कौन सा फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड है नेट फोर्स का, ध्यान रखना, नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है नेट, ठीक है, और उसका जो यूनिट वेक्टर है वो लिखते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कि जो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखें, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें मेरे भाई, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखोगे आप वेक्टर फॉर्म में, अगर इसे लिखते हैं तो देखिए ये फोर्स जो है इस पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है इधर, बात समझिएगा बच्चों, इधर लग रहा है एक फोर्स एफ, ठीक है। तो अगर मैं इसका जो है वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो बेटा इसे ऐसे ही तो लिखूँगा, देखिए यही तो था नेट फोर्स, ये एफ था बच्चों, ये एफ था, ठीक है, और ये हमारे पास नेट फोर्स था, ठीक। तो ये बताइए ये एफ है तो देखो ये भी तो एफ होगा, बिल्कुल सर, होगा नहीं होगा। तो अगर हम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगाते हैं तो नेट फोर्स कितना आएगा, तो नेट फोर्स आएगा एफ इंटू, ये किस डायरेक्शन में बच्चा, ये प्लस आई कैप, क्लियर है। अरे नेट फोर्स का लगाए हैं तो कैसे लगाओगे भाई, इसमें एफ इंटू आई कैप लगाओगे, प्लस नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो माइनस के क्या होगा, जे कैप होगा, ठीक है। तो माइनस के एफ इंटू जे कैप लगा देंगे, ये प्लस लगता है लेकिन एक्चुअली ये माइनस जे कैप होगा भाई, नीचे की ओर जा रहे हैं डायरेक्शन, देखो नीचे डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस जे कैप जाएगा, और बेटा इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस आई कैप जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास निकल के आ गया, ये हो गया सर एफ इंटू आई कैप माइनस जे कैप, क्लियर है, ठीक है। तो सर वेक्टर ये हमने क्या निकाला, ये हमने वेक्टर एफ नेट निकाला, क्लियर। तो एफ नेट इक्वल टू क्या निकाला हमने, एफ नेट इक्वल टू निकाला जो हमने एफ इंटू आई कैप माइनस के एफ इंटू जे कैप, तो एफ कॉमन ले लिया तो आई कैप माइनस जे कैप हो गया, क्लियर है। और अच्छा यहाँ पे बताइए वेक्टर एफ नेट इक्वल टू नेट फोर्स कितना था सर, F√2 इंटू यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में पूछ भी रहा है ना भाई कि डायरेक्शन बताइए फोर्स की क्या होगी, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का यूनिट वेक्टर से शो करते हैं भाई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स की यूनिट वेक्टर से शो कर रहे हैं, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स की रिप्रेजेंट कर रही है। आप चाहो तो यूनिट वेक्टर को एफ कैप से लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एफ कैप से लिख दो यार, लो इसे एफ कैप से लिख लो, एफ कैप ये क्या शो करेगा, एफ कैप डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर वेक्टर एफ नेट अपॉन के F√2, यही तो होगा। चलो एफ वेक्टर एफ कितना होगा, एफ नेट यही निकाला अभी बेटा, यही तो निकाला है, ये कितना निकाला है एफ इंटू आई कैप माइनस के जे कैप, क्लियर, अपॉन के F√2। तो बच्चों एफ से एफ कट गया, तो इसकी जो मेरे को डायरेक्शन मिलेगी फोर्स की
वो मिलेगी आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2। तो वो आंसर चेक कर लो कौन सा है, वो ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है भाई? बी है। क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि एक तो यहाँ पर फोर्स F लग रहा था, F4 लग रहा था, इनका नेट फोर्स लगाया F√2। ठीक है, वेक्टर एडिशन लॉ का फॉलो किया, उससे वेक्टर F नेट निकाला, क्योंकि F नेट इक्वल टू होता है नेट फोर्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। यही तो होगी, ये डायरेक्शन है यार नेट फोर्स की, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ रहा है नेट फोर्स की किधर होगी, तो वो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स की हमने निकाल ली। पहले तो हमने नेट फोर्स निकाल लिया मैग्नीट्यूड वाइज। कैसे निकाला सर? दो फोर्स है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो नेट फोर्स F√2 होगा। क्लियर है? उसके बाद मुझे जो है वेक्टर F निकालना है, तो वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करेंगे। इस पॉइंट A पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। ये जो फोर्स है आपको मालूम है, मैंने बताया भी था, लॉ पैरेललोग्राम बना लो पहले और उसमें वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो कर लो। तो यहाँ पर ये है, इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ बना लिया। ठीक है, ये F है तो ये भी F बना दिया। अब इधर एक F है, ये इधर F है, ये क्लोज कर रहा है। जब हेड से हेड करेंगे तो जब जाहिर सी बात है, तो जो हमारा लास्ट वाला जो वेक्टर होता है वो एक रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। तो भैया F इंटू आई कैप माइनस के F इंटू जे कैप हो जाएगा। वो जो होगा किसके बराबर होगा? नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर? F यहाँ पे कॉमन ले लिया मेरे भाई, आई कैप माइनस जे कैप हो गया। क्लियर? अब ये वैल्यू यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में रख देनी है। जो मेन फार्मूला था वो ये था तुम्हारा, यहाँ से F नेट वेक्टर की वैल्यू ये रख दी। F नेट की वैल्यू हमने F√2 ऑलरेडी पहले ऊपर निकाल चुके हैं, ये F√2 रख दी, दोनों रख दिया। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की पूछ रहा था मेरे भाई, जो कितनी आ गई? ये आ गई। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है थोड़ा सा कर रखा होगा, या उस तरीके की अप्रोच अगर तुम्हारे पास होगी तो ज़रूर इस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके लिए भी फिगर यूज़ कर लेते हैं यही वाला। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है बेटा, ये देखिए यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, ये हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा करना। देख लेते हैं। जो मेन चीज़ है इसमें ना, जो चीज़ें लिखी रहती हैं उसको केयरफुली रीड करो। ठीक है, जब केयरफुली रीड करोगे ना तो चीज़ें आसान होती आएंगी। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच बनाओ, तो बहुत आसान हो जाएगा बेटा क्वेश्चन करना। ठीक है, हम पे अप्रोच नहीं बन पाती है, जिस वजह से दिक्कत आती है। ये कह रहा है अगर -q चार्ज को सेंटर पर रख दिए जाएँ, स्क्वायर के सेंटर पर रख दिए जाएँ, तो किस प्रकार का इक्विलिब्रियम होगा ये बताना है आपको। किस प्रकार का इक्विलिब्रियम होगा अगर माइनस चार्ज को सेंटर पर रख दें। तो बच्चों देखो, सेंटर इसका कहाँ लाई करेगा? जहाँ इसके डायगोनल मीट करेंगे भाई, जहाँ इसके डायगोनल मीट करेंगे वहीं तो इसका सेंटर लाई करेगा। सही है बेटा? देखो ये इसके जहाँ डायगोनल मीट कर रहे हैं वहाँ पर इसका चार्ज, नेगेटिव चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्साइड कर रहा है। क्लियर? अब ये कह रहा है कि किस प्रकार का इक्विलिब्रियम होगा। अब देखो सुनो, कभी भी आप इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दो, कभी भी आपको पता है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, जैसे कोई बॉल है, इस बॉल को हल्का सा स्लाइड कर दो, मतलब ऐसे खिसका के छोड़ दो, तो अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना चाहता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल में क्या है कि अगर बॉल को यहाँ से हल्का सा पुश कर दो, तो पुश करने के बाद ये बॉल जो है सीधे नीचे चली जाएगी, गिर जाएगी नीचे। अब ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगी, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। सही है? क्लियर है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वो होगा जब बॉडी हिले ही ना। ठीक है, नेट फोर्स ही फलानी नेट, अगर हम उसे डिस्प्लेस करें तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। एक नेट इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नेट फोर्स बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स बिल्कुल ही जीरो होगा। क्लियर है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, अब आप सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तो तुमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद फिर उसका रीस्टोरिंग फोर्स ही तो इसको ले के आ रहा है। अगर हमारा यहाँ पर अगर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव भी कर दिया तो तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स तो है। अगर नेट फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाए वहाँ पर, जब ये मूव ही ना करें, नीचे ही ना आए, तो तब उस समय की वाली सिचुएशन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन हमें तो यहाँ पे देख रहे हैं, और यहाँ पर जो तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया इसका इतना रीस्टोरिंग फोर्स है ही नहीं, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे की ओर आएगा ये, कि इसे वापस से उसी पोजीशन पर लेके जा सके, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो अब सुनो, जब मैं इस नेगेटिव चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करके इसको यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, तो ये पॉइंट मान लो O था, तब ये पॉइंट O थोड़ा यहाँ सरक गया, O डैश हो गया।
अब ये बताओ पहले चार्ज की जो दूरी थी डी ओ और ये वाली बी ओ, ये दूरी दोनों बराबर थी, लेकिन आफ्टर तुमने जब इसे डिस्प्लेस किया तो दूरी बढ़ गई। देखो डी ओ डैश की दूरी बढ़ गई, किससे? बी ओ डैश से। जब दूरी बढ़ेगी तो एक बार बताओ कि इस वाले पे आपको फोर्स की जो वैल्यू होगी, फोर्स क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यार आर स्क्वायर के, होता है ना। अगर ये जो दूरी है आर, ठीक है, ये आर जो दूरी है, जब तुम्हारी डी ओ डैश के लिए अगर मैं बात करूँ, डी ओ डैश के लिए बात करूँ, और वहीं उस फोर्स की वैल्यू बात करूँ बी ओ डैश के लिए बात करूँ, तो ये जो फोर्स होगा डी ओ डैश के लिए और जो फोर्स होगा बी ओ डैश के लिए, इनमें कौन सा ज़्यादा फोर्स होगा बताओ? डी ओ डैश वाला या बी ओ डैश वाला? सर बी ओ डैश वाला फोर्स ज़्यादा होगा। कितना? डी ओ डैश से। तो ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, सही है? ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है? तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव चार्ज को किधर खींचेगा? सर इधर खींचेगा। इसको हम ब्लू से करते हैं, यूज़ करते हैं, ब्लू से करते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को किधर खींचेगा बेटा? इधर खींचेगा, ठीक है, इधर खींचेगा, ठीक। अब आप मुझे बताओ ये वाला किधर खींचेगा? चलो इसको हम ऐसे राइट से शो करते हैं। ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव को किधर खींचेगा? इधर खींचेगा, और इस पर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये फोर्स कौन सा है? बी ओ वाला, बी ओ डैश वाला। और ये वाला फोर्स कौन सा था मेरे भाई? डी ओ डैश वाला, डी ओ डैश वाला। इनमें ज़्यादा वाला फोर्स कौन सा है? सब बी ओ डैश वाला फोर्स ज़्यादा है। तो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स ज़्यादा में से कम ही घटाओगे ना, दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स हैं, क्योंकि ओ पॉइंट को हल्का सा डिस्प्लेस करने पे बिहेवियर देख रहे हैं किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं। तो आपने ये देखा कि जब पॉइंट ओ पर रखा हुए नेगेटिव चार्ज को मैं इधर बी की ओर डिस्प्लेस कर देता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि बी के द्वारा लगने वाला ओ डैश पे जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दूरी कम हो गई है। जब दूरी कम हो गई तो बी ओ डैश फोर्स ज़्यादा हो गया, और ओ से इस डी से ओ डैश तक की दूरी बढ़ गई, तो ये लगने वाला, इस पर लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? घट गई, क्योंकि ओ पॉइंट पर तो दोनों फोर्स बराबर थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो बी ओ डैश बढ़ गया, जिसकी वजह से डी ओ डैश वाला फोर्स घट गया। घटने से क्या हुआ? ओवरऑल नेट फोर्स की डायरेक्शन तो इधर ही होगी ना, नेट फोर्स की डायरेक्शन ओ डैश पे ओवरऑल तो इधर ही होगी ना। जब इधर ही होगी तो ये वाला जो ओ डैश वाला पार्टिकल है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो आ नहीं पाएगा, ओ पे तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जो लग रहा है उस पर लग रहा है बी की तरफ। तो ये ओ डैश को किधर और मूव करा देगा? ओ डैश पे रखे हुए चार्ज को किधर और मूव कराएगा? बी की तरफ मूव कराएगा, तो ये ओ की तरफ तो आएगा ही नहीं। तो ऐसा इक्विलिब्रियम कौन सा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा ना। तो इसका आंसर कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा होगा मेरे भाई? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। आंसर लिख लेना, आंसर समझ गए होगे कैसा इक्विलिब्रियम होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर ये ऐसा होता कि इसे उसी ओ पॉइंट पर लेके आता, ओ डैश पॉइंट को उसी ओ पॉइंट पर लेके आता, अगर नेट फोर्स की डायरेक्शन इधर हो जाती, टिल्ट हो जाती, उल्टी हो जाती, तो ये कह सकते थे कि हाँ ठीक है भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम होता। लेकिन अभी किस केस में क्या बोलोगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलोगे। बोलो समझ में आया नहीं है? ठीक है ना बेटा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। केस 3 देखते हैं। केस 3 तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें जो है न्यूमेरिकल ऑपरेट से जो है इसमें बताया गया है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए केस 3 देखिए बेटा। केस 3 में जो फिगर दे रखा है पहले वो बना लेते हैं। केस 3 में क्या कह रहा है देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें ये अपर डायरेक्शन में दे रखा है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। और यहाँ पर जो बेसिकली डाइपोल है वो आप देख रहे हैं, एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज और एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। इसमें जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम है, वो है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है बेटा। और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से, जो इनकी डाइपोल की जो लेंथ है वो 2L, वो क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को जैसे हम 2L से डिनोट करते हैं, बेसिकली वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो मैग्नीट्यूड दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये भी दे रखा है कि 30 न्यूटन पर कूलम है, और फिगर में ये चीज़ दिखाई गई है। अब आप मुझे बताओ पहले
इसमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होने वाली है सर? ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है बेटा बेसिकली, जो किधर होगी? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी सर? वो है ऊपर। तो बच्चों देखो इनके बीच का एंगल कितना होता है? ये बीच का एंगल होता है 30 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन है ये, बेसिकली क्वेश्चन में ये 30 डिग्री गिवन है। ठीक है बेटा, आप देख लें, ये क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? ये 30 डिग्री। अगर आप देखें इसका सिनेरियो कुछ ऐसा है कि वेक्टर P इस डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली, ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। जो डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में है और इनके बीच का एंगल है ये बेसिकली 30 डिग्री। क्लियर है? पूछा है पहली बात तो डाइपोल मोमेंट कितना हुआ, तो बहुत सिंपल है यार। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, कितनी है? 3.2 इंटू 10⁻19। डाइपोल लेंथ दे रखा 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻2 कर देना। याद रखना 2 का मल्टीप्लाई मत कर देना, ये कि 1 सेंटीमीटर में 2 का मल्टीप्लाई करके लिखूँ। 2L जो होता है ना बेसिकली, 2 माइनस क्यू और पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी होती है बेसिकली बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 3.2 इंटू 10⁻21 कूलम मीटर यूनिट आएगी इसकी। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर? C आएगा। ठीक है, क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए, पूछ रहा है नेट फोर्स कितना हुआ। तो देखिए डाइपोल बेसिकली ऐसे था, आप देखिए इस चीज़ को, ऊपर वाली चीज़ को मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप इसमें देखें बेसिकली, तो ये चार्ज है नेगेटिव चार्ज और ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। और इसे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मैं दिखा रहा था, ये है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये बताओ कि इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, और इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर। जिस वजह से क्या होगा, ये डाइपोल घूमना चालू कर देगा इस पॉइंट के अबाउट। और किधर घूमेगा बेटा? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चालू कर देगा, क्योंकि इस पर बेसिकली लगने वाला क्या है? टॉर्क। क्या लगने वाला है? टॉर्क। और वो टॉर्क क्या करेगा? इस डाइपोल को घुमाएगा, क्योंकि ये एंगल कितना है इनके बीच का? 30 डिग्री। ये डाइपोल ऐसे घूमना चालू कर देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? इस पर नेट फोर्स कितना हो? एक फोर्स लग रहा है ऊपर देखो, और एक फोर्स लग रहा है देखो बच्चों नीचे। तो भैया नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा, ऊपर वाले फोर्स को प्लस F ले लो और डाउनवर्ड वाले फोर्स को माइनस F ले लो, दोनों को जोड़ दो, नेट फोर्स हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आने वाला है 0 न्यूटन। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है टॉर्क कितना लगेगा। बच्चों थर्ड पार्ट पूछ रहा है, ये बेसिकली सेकंड पार्ट था। तुमसे पूछ रहा है थर्ड पार्ट कितना क्या होगा, इसका टॉर्क निकालना है। तो बच्चों देखो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेसिकली P sin थीटा, साइन थीटा। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्वेश्चन में आपने अभी निकाल भी है, कितनी निकाली थी सर? 3.2 इंटू 10⁻21 निकाली है, -21। सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड? 30 न्यूटन पर कूलम। और थीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चा? 30 डिग्री थी। क्योंकि देखिए थीटा जो होता है, ये मैंने बताया भी था, एंगल होता है बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर E के बीच का। वेक्टर P एंड वेक्टर E के बीच का एंगल होता है थीटा। सही है बेटा? तो सॉल्व करो उसे। देखो 3.2 इंटू, क्योंकि वेक्टर P किधर है? वो इधर है, और वेक्टर E इधर है, इनके बीच का एंगल यही तो होगा थीटा। क्लियर? तो बच्चों देखो 3.2 इंटू 10⁻21 इंटू 30 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर? पॉइंट हटाओ, 10 यहाँ लगाओ, 1 0 से 1 0 काट दी। ठीक है, 2 से 1 काटो, 16 हो गया। 16 3 से कितने होते हैं? 48 इंटू 10⁻21 हो गया। ये टॉर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर। कितनी हो गई? इतना हो गया। अगर मैं इसका डेसिमल इधर लेके जाता हूँ, 4.8 लिखता हूँ, तो इसमें से 1 0 कम कर दो, 10⁻20 न्यूटन मीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये टॉर्क की वैल्यू ये आने वाली है 4.8 इंटू 10⁻20 न्यूटन मीटर। क्लियर है? अब कह रहा है कि कंडीशन बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने बताया भी था बेसिकली, इससे पहले जो हमने जो पढ़ा था वो कुछ ऐसा पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि सर जो है ये डाइपोल था, -q चार्ज था, ये +q चार्ज था,
और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड सर इस डायरेक्शन में था और थीटा एंगल ये हुआ करता था। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या बोलते थे सर, जब डाइपोल घूम करके, क्योंकि फोर्स इधर लगता था, एक फोर्स इधर लगता था। ये सिनेरियो पढ़ा था ना, पहले पढ़ा था, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उसी से लिंक कर रहा हूँ। जब डाइपोल घूमता था, ऐसे घूमता था, और घूमने के बाद अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घूम करके आ जाता था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी इधर है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो जाती थी तो थीटा क्या हो जाता था, जीरो हो जाता था। क्या हो जाता था, थीटा जीरो। तो ये कंडीशन होती थी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ये कंडीशन होती थी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, होती थी ना। इस समय टॉर्क की जीरो होता था, पी साइन थीटा करोगे, पी साइन जीरो, टॉर्क जीरो होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता था कि सर डाइपोल घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता था। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था लेकिन डाइपोल ऐसे घूम के आता था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है सर, 180 डिग्री। तो इस सिचुएशन में ये कौन सा इक्विलिब्रियम होता था सर, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। कौन सा इक्विलिब्रियम होता था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था। तो ये रिकॉल कराया है पहला का कंसेप्ट। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे सिनेरियो बनना है वो देख लो। तो देखो यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, पहले इस सिनेरियो को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि डाइपोल ऐसे ही घूमेगा। ये कॉपी है, ठीक है, देखो पेस्ट, ठीक। ये सिनेरियो लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट में आप मुझे बताओ, इस पर एक फोर्स नीचे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये डाइपोल घूमेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डाइपोल डायरेक्शन में घूम करके ये आ जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, और जो तुम्हारा डाइपोल है वो बेसिकली घूम करके किस डायरेक्शन में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ गया डाइपोल घूम के। देखिए ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, और देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर हो गई सर, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई इधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू। अब बताओ, दोनों की डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा जीरो हो गया, नहीं हो गया। ये सिनेरियो कौन सा सिनेरियो है सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। अभी तो आपने बताया था दोनों की डायरेक्शन अगर सेम हो तो ऐसा इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस समय डाइपोल घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया, अगर रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट चलाया था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है और तुम्हारा डाइपोल घूम करके बेसिकली इधर पहुंच गया अपोजिट डायरेक्शन में, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो ये सिनेरियो जो होता है बेसिकली, जो ये सिनेरियो होता है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, दोनों की अपोजिट हो गई तो थीटा कितना हो गया, ये 180 डिग्री की सिनेरियो बन गया। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये बेसिकली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर। तो ये आंसर होने वाला है कौन सा, चौथा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझ लो, ठीक है। तो जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंसेप्ट वही है, सारी चीज़ें वही हैं, मैंने उससे लिंक करके आपको समझाया है। लास्ट केस है, ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों को कराए हैं बेसिकली, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक फेराडेज केज है जो कि जो है कह रहा है फेराडे शील्ड इज एन इंक्लोजर मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। सबसे पहला जो फेराडेज केज है वो कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। कंडक्टिंग मटेरियल में जो भी मटेरियल होते हैं, जो मेटल्स होती हैं, वो कंडक्टिंग मटेरियल्स बेसिकली कहलाते हैं, ठीक है। द फील्ड विद इन द कंडक्टर हमेशा जीरो होता है, तुम्हें पता है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है, ये पता ही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द इंक्लोजर इज जीरो, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये जो फेराडे केज है ये एक्ट कर रहा है एज ए बिग हॉलो कंडक्टर की तरह। जैसे मान लो ये कंडक्टर है, बिग हॉलो कंडक्टर है, जो भी चार्ज दोगे इसके सरफेस पर रिसाइड करेगा, जो भी चार्ज दोगे इसके सरफेस पर रिसाइड करेगा, क्योंकि ये हॉलो एक कंडक्टर है, एक हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है। पूरा नाम बोल रहा हूँ उसका, मेटेलिक कंडक्टर, हॉलो मेटेलिक स्फेरिकल कंडक्टर है, मेटेलिक स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे मान लो कोई कॉपर का हो फॉर एग्जांपल, सही है। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं है भाई, इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है सर, जीरो होने वाली है। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, सही। तो उसके बेहाफ पर ये क्वेश्चन है कि बताओ मटेरियल किसका बना हुआ होगा, मेटेलिक का। कौन है मेटेलिक, इसमें प्लास्टिक मेटल नहीं है, ग्लास मेटल नहीं है, वुड नहीं है, कॉपर है। तो ये कॉपर का बना हुआ, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ही जीरो होता है, और वो भी मेटल का होना चाहिए तभी जीरो होगा। कह रहा है कि क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल देखो ये भी, ठीक है।
इसमें देखो कार जो होती है ना, कार तुमने देखा होगा, कार जब बनाते हैं तो कार कुछ ऐसा बनाती है, कार कुछ ऐसा बनाती है, देखो कार कुछ ऐसा बनाती है। तो कार के अंदर ये कार जो है ये मेटेलिक बॉडी की बनी है, मेटल बॉडी की बनी हुई है कार, पर कार अंदर से खोखली है, इसके अंदर कोई इंसान बैठा सकते हो तुम, तो खोखली है तभी तो इंसान बैठा सकते हो। अगर ये पूरी सॉलिड होती तो कैसे इंसान बैठ जाता भाई। तो ये इससे लिंक कर रहा है ना कि हॉलो है। देखो हॉलो हॉलो मतलब खोखली है, अंदर कुछ है नहीं, बात समझो। अगर मान लो ये स्फेरिकल कंडक्टर भी है और उसकी रेडियस आ रहे है, तो ये अंदर से खोखला है, इसमें हाथ डालोगे तो अंदर से आर पार जाएगा हाथ, ठीक है। इसमें इंसान बैठा हुआ है इसलिए क्योंकि अंदर से खोखली है ये गाड़ी, तो इसलिए कार ऑप्शन होगा। आपको उसे मेटल की रॉड, मेटल की जो रॉड होती है वो तो पूरी सॉलिड होती है, वो उनमें खोखलापन होता ही नहीं है, तो इसलिए जो इसका आंसर होने वाला है कार होने वाला है, ठीक है। अब कह रहा है कि तीसरा, वाई व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड फेराडेज केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। भाई देखो, अगर बाहर से अगर मान लो कोई गाड़ी खड़ी है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है और बिजली चमक रही है, और बिजली तुम्हारी चमक रही है, तो कोई बंदा अगर मान लो एक पेड़ है और एक वहीं पर कार है, तो तुम किस में बचना चाहोगे, बिजली ना मुझे पे गिरे उससे तुम्हें बचना है, तो क्या करोगे, क्या इस पेड़ के नीचे आके बैठ जाओगे या इस कार के अंदर एंटर कर जाओगे, ये बताओ। बोलोगे सर कार के अंदर एंटर करेंगे क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तभी तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो ये बंदे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये बंदा यहाँ आ जाए और लाइट इसके ऊपर गिर जाए, बिजली ऊपर इसके गिर जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने की वजह से ये क्या होगा, उसी समय बंदा धड़ाम हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है नहीं, ठीक है। तो हमेशा सेफेस्ट कहाँ है बैठना, इनसाइड द कार, कार के अंदर बैठना सही है, क्योंकि वहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, वहाँ फोर्स नहीं लगता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही इनसाइड द कंडक्टर जीरो है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, जीरो हो जाएगी, नहीं जीरो हो जाएगी अंदर। तो अंदर जो होता है ना, जब हम कार की बात करते हैं और इनसाइड की बात कर रहे हैं, इनसाइड द फेराडे केज जो कि खोखला है, तो अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो उसमें फोर्स की वैल्यू भी नहीं होगी, याद रखना है, उसमें फोर्स की वैल्यू भी नहीं होगी। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, वहाँ जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी फोर्स की वैल्यू, जीरो। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि एक प्लस क्यू चार्ज अगर सेंटर इनसाइड द फेराडे केज रखा जाए, मान लो आइसोलेटेड है, तो सरफेस पर चार्ज कितना इंड्यूस होगा। तो याद रखो यार, कभी भी चार्ज जो होता है बेसिकली, अगर मान लो ये कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है, और सेंटर पर अगर चार्ज मैंने प्लस क्यू दे दिया, तो याद रखना चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। क्या रहता है, चार्ज कंजर्व रहता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज इधर दोगे ऑब्वियसली, तो नेगेटिव चार्ज इसके इनसाइड वाले सरफेस पे इंड्यूस होगा, और पॉजिटिव चार्ज वाले इसके सरफेस पे इंड्यूस होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज पहले था वही चार्ज बाद में होगा। पहला चार्ज कितना था, क्यू, और बाद में चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू होने पर नेट चार्ज इसके सरफेस पे कितना होगा, जीरो हो गया ना, तो ओवरऑल चार्ज तो फाइनली क्यू रहेगा ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये क्या कह रहा है कि कितना चार्ज होगा इस सरफेस पर, कितना होगा बच्चों, कह रहा है आइसोलेटेड अगर प्लस क्यू चार्ज प्लस इनसाइड द फेराडेज के है, तो इट्स सरफेस मस्ट हैव चार्ज इक्वल टू कितना होगा, माइनस क्यू होगा ना, इसके सरफेस पर पूछ रहा है। नेट चार्ज पूछता तो जीरो होता, खाली सिंपली चार्ज पूछ रहा है, तो इंडक्शन की वजह से जो चार्ज इंड्यूस हुआ है इसके सरफेस पर, वो कितना हुआ है सर, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस क्यू आएगा। क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा। अगर ओवरऑल नेट चार्ज पूछ लेता सरफेस पर कितना हुआ तो जीरो हो जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, ठीक है, वो चार्ज 2 माइक्रोकूलम का है, फेराडे केज है जो कि जिसकी शेप क्यूब शेप का है। अब क्या कह रहा है, ये फेराडे जो है केज है वो क्यूब शेप का बनाया है इन्होंने। किस शेप का लिया है, क्यूब शेप का। कोई दिक्कत नहीं है बेटा किसी भी तरीके की, इन्होंने क्लोज सरफेस दे दिया, ठीक है, क्लोज सरफेस दे दिया है, ठीक, जो कि क्यूब शेप का है, कोई दिक्कत नहीं है सर, फेराडे केज है। इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यूब, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये क्यूब की जो डायमेंशन दे रखी है, हर साइड 9 सेंटीमीटर की दे रखी है, क्योंकि क्यूब जो का एक सरफेस स्क्वायर होता है, तो ऐसे 6 सरफेस होते हैं, 6 स्क्वायर से बनने वाला क्या कहलाएगा, क्यूब। और अगर डिफरेंट वो लेंगे अगर हम सरफेस, तो क्यूबॉइड बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पासिंग होंगी थ्रू द नॉर्मली, तो यही तो फ्लक्स बनाती हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के नॉर्मली जुड़ती हैं
तो वही फ्लक्स बनाती हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो तो ऊपर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, हर जगह जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, जाएंगी नहीं जाएंगी बच्चा, तो नॉर्मली ऐड होंगी। तो एक बताओ, एक क्यूब से जुड़ने वाला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स जो होता है थ्रू ए क्लोज सरफेस शुड बी इक्वल टू क्या होता है 1/ε टाइम्स द चार्ज इंक्लोज बाई ए क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस ही तो है, ये क्लोज सरफेस ही तो है जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इससे जुड़ने वाला फ्लक्स कितना होता है, पूरे क्यूब से जुड़ने वाला फ्लक्स कितना हुआ, इसके अंदर का जो इंक्लोज चार्ज है वो कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब क्यू की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में नहीं है, 2 माइक्रो कूलम, तो 2 × 10⁻⁶ हो गया। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है सर, 8.85 × 10⁻12 होती है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/8.85 है इंटू 10⁻6, -6 + 12 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस डेसिमल को हटा दो तो 2 जीरो तो वहीं लग गई, तो ये हो गया बेटा 200/885 इंटू 10 का कितना हो गया बेटा, 6 हो गया। क्लियर है। अगर हम देखें इसको सॉल्व करें तो बच्चों सॉल्व करके कितना आ जाएगा आंसर, बेसिकली ये 200 है। अगर मैं इसका जीरो उधार ले लूँ यहाँ पे तो 2 न्यूमरेटर को बड़ा कर लिया करो और डिनोमिनेटर हमेशा छोटा ही होता है, इंटू 10 का 5 हो गया। ठीक है, तो 2000 में अगर मैं डिवाइड मारता हूँ 885 से तो ये लगभग 2.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2.25 इंटू 10 की पावर 5 आ जाएगा। सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये क्या कर रहा है, ये सरफेस से लीव कर रहा है ना, ये सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली बाहर की ओर निकल रही है ना, आउटवर्ड हो रही है ना, लीव कर रही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा दोनों में से एंट्रिंग कर रही हैं लीव कर रही हैं, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इसलिए लीव कर रही हैं। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो इसकी ओर आती, एंट्रिंग करती सरफेस पर, तो अभी क्या कर रही हैं, इसमें लीव कर रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे जो चैप्टर फर्स्ट के थे, मोस्टली मैंने सारे कवर कराए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। ओके।